छत्तीसगढ़ अखबार के पाठकों और दर्शकों का स्वागत है। मैं आज बस्तर के आदिवासियों के मामलों को लेकर बहुत लंबे समय तक वहां लड़ने वाले एक मानवाधिकार आंदोलनकारी गांधीवादी हिमांशु कुमार से बात करने जा रहा हूं। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं बस्तर के, और बस्तर कभी मुद्दों के बिना रहा नहीं। उसका लंबा इतिहास रहा, शोषण का, अत्याचार का, जुल्म का। यही वजह रही कि वहां पे नक्सलियों के पांव पड़े, पांव जमे, उनको जमीन मिली, और एक लगातार अंतहीन टकराव तब से अब तक वहां पर चल रहा है। इसी टकराव के बीच बीच के बहुत साल हिमांशु कुमार ने वहां बस्तर में काम किया। वो एक गांधीवादी कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बीच बचाव की कोशिश की। उन्होंने वहां पर आदिवासियों के साथ जो जुल्म होते थे उसका विरोध किया। उन्होंने नक्सलियों के किए गए जुल्म का भी विरोध किया। सरकार ने उनको पसंद नहीं किया। पिछली रमन सिंह सरकार के समय कुछ एक ऐसे अफसर थे जिन्होंने उनकी जिंदगी के ऊपर एक खतरा खड़ा कर दिया था। और मुझको याद है बहुत अच्छे से, ऐसे खतरे के बीच में एक दिन या एक रात अचानक हिमांशु कुमार को बस्तर छोड़ना पड़ा। उसके बाद वो कभी वहां लौटकर काम नहीं कर पाए। वो इन दिनों दिल्ली में रहे और सुप्रीम कोर्ट में आदिवासियों के हक के मामले लड़ते रहे। सुप्रीम कोर्ट से एक किस्म से उनका टकराव भी हुआ जनहित याचिका को लेकर। उनके खिलाफ एक कड़ी टिप्पणी हुई, एक जुर्माना हुआ। अभी वो हिमाचल में है। पीछे उनके हिमालय शायद है, लेकिन बादलों की वजह से साफ दिख नहीं रहा है। लेकिन हम उनसे बहुत जरूरी मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, और बहुत समय से मैं सोच रहा था बात करने का। आज उसका संयोग जुट पाया है। हिमांशु जी नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्ते सुनील जी। और हिमाचल का मौसम हमारे मुकाबले तो बेहतर होगा, यहाँ के मुकाबले। हाँ देखिए, मैं धूप में बैठा हूँ और मुझे कोई गर्मी नहीं लग रही बड़ी खुशी की बात है, कोई तो कम से कम कुछ राहत पाए। है। मैं हिमांशु जी, कल आपने एक संदेश मुझे भेजा। जी उस संदेश में आपने लिखा कि अलग अलग अदालतों ने, जिसमें से कई मामले जो हैं हाई कोर्ट के हैं, वो कुछ आपकी पिटीशन, कुछ औरों की पिटीशन, आदिवासियों हाँ की जी। पिटीशन, कई जी मामलों को लेकर खारिज हुई है। जी। और उसकी वजह से आपका संदेश जो है एक एक आक्रोश और निराशा का संदेश भी था। उसी वजह से मुझको आपसे बात तुरंत करना जरूरी लगा। जी। मैं इसमें से कुछ एक लाइनें आपकी पढ़ के सुनाता हूँ जो आपने लिखा है मुझको। जी। उसमें से एक है कि छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के बस्तर के सिंगाराम गांव में 2009 में सुरक्षा बलों ने 17 आदिवासियों को लाइन में खड़ा करके गोली से उड़ा दिया था। इनमें जी। 4 महिलाएं भी थी। जी। आदिवासियों ने हाईकोर्ट में गुहार की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने माना कि इस मामले में पुलिस ने जांच में लीपापोती की है। जी। 14 साल बाद हाई कोर्ट ने उनका मुकदमा खारिज कर दिया। हाँ जी। क्या मामला है हिमांशु जी ये? जी। सिंगारम गांव है सुकमा जिले में। उस वक्त तो दंतेवाड़ा जिला था। जी। उसमें असल में तो 19 लोग मारे गए थे। 2 लोगों का बाद में पता चला, लेकिन याचिका 17 लोगों की ही दाखिल हुई थी। जी। और उसमें जैसा लिखा गया है, 4 महिलाएं थीं। हम्म। और फिर जो पीड़ित परिवार के सदस्य थे, उनके साथ हम लोग बिलासपुर आए थे। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। और ये मामला उस वक्त छत्तीसगढ़ में बहुत चर्चा का विषय रहा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस ने इसको लेकर के वॉकआउट किया था। 30 एमएलए सस्पेंड हुए थे पूरे दिन के लिए। और ये मामला हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई थी उसी वक्त। जी। और इसको लेकर के अजीत शाही उस वक्त तहलका में थे। वो आए थे, उन्होंने जांच की थी। अपनी जांच रिपोर्ट उन्होंने प्रकाशित भी की थी। उन्होंने पीड़ित परिवार के सदस्यों से भी बात की थी, और जो आरोपी थे पुलिस एसपीओ लोग, उनसे भी बात की थी। और उस बातचीत के आधार पर अपना ऑब्जर्वेशन लिखा था कि मुझे लगा कि पीड़ित परिवार सच बोल रहे हैं और एसपीओ मामले को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अजीत शाही की रिपोर्ट अभी भी ऑनलाइन मौजूद है। जी। हमारे कार्यकर्ता खुद गए थे। अभी जो मंत्री हैं कवासी लखमा, वो भी
उस गांव में गए थे। तो ये बहुत जाना माना एक चर्चित मामला रहा है। बहुत बड़ा जनसंहार था आदिवासियों का। जी। और उसको अब 14 साल के बाद, अच्छा, उसमें एनएचआरसी की भी रिपोर्ट है, एनएचआरसी की 16 की रिपोर्ट है, वो भी ऑनलाइन मौजूद है, हम्म। जिसमें एनएचआरसी ने साफ साफ लिखा है कि इस मामले में पुलिस की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उसमें बहुत खामियां हैं और मामले की पर पुलिस ने भयानक त्रुटियां की हैं इसमें, जांच में हम्म। लीपापोती की है। हम्म। तो उसके बावजूद हम्म। कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया एसडीएम की रिपोर्ट के आधार पर। अच्छा। एसडीएम की रिपोर्ट पर ना तो कभी जनता भरोसा करती है, ना हम लोग भरोसा करते हैं, और ना वो कोई फाइनल निर्णय होता है। एसडीएम जो है प्रशासन का एक कारिंदा होता है, छोटा सा। बिल्कुल। वो प्रशासन के और शासन के कहने से अपनी रिपोर्ट देता है, हाँ। उससे हम न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ। उस एसडीएम की रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट ने इसको डिस्पोज कर दिया है, खारिज कर दिया है याचिका को। एक तो ये मामला है, और इसी तरीके के अन्य मामले हैं। जैसे, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक दो मामलों का जिक्र बिल्कुल, करूं। प्लीज प्लीज। दूसरा मामला है जी, पेद्दागेलूर बीजापुर जिले का, जिसमें 28 आदिवासी महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, हाई कोर्ट में ये पिटीशन फाइल की कि उनके साथ सुरक्षा बलों के सिपाहियों ने बलात्कार किया है। जी। इस मामले को लेकर के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जांच हुई थी, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट वो भी ऑनलाइन है, जिसमें कहा गया कि उन्होंने महिलाओं से मुलाकात की, और कम से कम 16 महिलाओं के पास ऐसे एविडेंस मौजूद हैं, प्राइमा फेसी एविडेंस मौजूद हैं, जिससे ये साबित होता है कि उनके साथ सुरक्षा बलों के सिपाहियों ने बलात्कार किए हैं। जी। उसके बावजूद ये याचिका बिना कोई कारण बताए हम्म। खारिज कर दी गई है। ये भी अभी हुआ है। ये इसी पिछले हफ्ते ही सारी याचिकाएं पिछले हफ्ते ही खारिज हुई हैं। इसके अलावा एक लड़की है, कवासी हिड़मे, हाँ। जो सुकमा जिले की है, हाँ। रामाराम गांव के पास उसका गांव है। हम्म। और वो नाबालिग थी, मेला गई थी, उसको वहां से पुलिस उठाकर ले गई। उसको सुकमा, दंतेवाड़ा और भांसी थाने में रखा गया। उसको जंजीर से बांधकर पुलिस अधिकारियों के घर में बर्तन मांजने और झाड़ू पोछे का काम जबरन कराया जाता रहा। उसके साथ भांसी थाने में बलात्कार किया गया, और उसके बाद उसको जेल में डाल दिया गया। जी। उसका उसका यूटेरस बाहर आ गया, जिसको वो ब्लेड से काट के फेंकने की कोशिश कर रही थी। उसको जेल की महिलाओं ने पकड़ा, उसके बाद उन्होंने शोर मचाया, उसका ऑपरेशन हुआ। वो सारा रिकॉर्ड मौजूद है, और उसके मतलब ये मेडिकल रिकॉर्ड मौजूद है जेल के पास भी और उस लड़की के पास भी। उसके बाद 7 साल के बाद वो लड़की बरी हो गई, बाइज्जत बरी हो गई, निर्दोष पाई गई। उसने फिर कंपनसेशन के लिए और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर के याचिका दायर की थी। उसकी याचिका भी खारिज कर दी गई बिना कोई कारण बताए। ये ये भी अभी हुआ है फैसला? यह भी इसी हफ्ते हुआ है। तो ये क्या किसी ड्रोन ड्रोन से जाकर बस्तर के ऊपर ऐसे फैसले बरसाए गए हों, ऐसा एक साथ हुआ है ये? ये अभी हाई कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस आए हैं, उन्होंने कई 100 याचिकाएं खारिज की हैं इसी पिछले 2-3 हफ्तों में। और मेरा तो इस जो मैंने कल एक पोस्ट आपको भेजी है, उसमें यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए हम्म। कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में ये क्या चल रहा है, हम्म। कि आप बिना कोई कारण बताए लोगों की न्याय की गुहार को इस तरह उठाकर फेंक दे रहे हैं। हम्म। इससे लोगों में व्यापक निराशा और न्याय के प्रति और राज्य के प्रति अविश्वास पैदा होगा, हम्म। जिससे शांति भंग होगी। लोग शांति के और न्याय के रास्ते में आने में निराशा महसूस करेंगे। तो हिमांशु सुप्रीम जी, कोर्ट। हिमांशु जी, ये जो हाई कोर्ट से इतने खारिज होने की बात आप बतला रहे हैं, हाँ जी। यहाँ यहाँ कौन से वकील वाकिफ हैं इससे?
बहुत सारे वकील हैं हमारे, जो एडवोकेट जनरल हैं, हाँ उनकी ही कई याचिकाएं खारिज हो गई हैं जब वो वकालत करते थे। हाँ। उन्होंने भी कई मानवाधिकार के मामले दायर किए हैं। उसके अलावा प्रियंका शुक्ला है, शालिनी गेरा है, ठीक। इसके अलावा किशोर किशोर है, इसके अलावा उनकी पत्नी है। बहुत सारे ठीक। मानवाधिकार मैं के उनसे वकील हैं। उनसे बात कर लेता हूं, मैं एक हाँ बार जी, हाँ उनसे जी, हाँ और जी, जानकारी मिल जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, और एक आपने ये लिखा है कि अर्जुन नाम के नाबालिग आदिवासी बच्चे को पुलिस ने गिरफ्तार किया, कोर्ट ने हाँ उसे जमानत दे दी। जमानत पर रिहा होकर घर गया, पुलिस ने घर जाकर उसे गोली मार दी। यह जी, मामला भी हाई कोर्ट लाया गया। जी, पिछले हफ्ते हाई कोर्ट ने यह मामला भी खारिज कर दिया। हाँ ये जी। इसमें जिले का नाम नहीं है और इसमें साल नहीं है, किस साल का था? ये 2016 का मामला है जहां तक मुझे याद है, और ये सुकमा जिले का मामला है। जी और इस मामले पर मैंने लिखा भी था, उस वक्त भी लिखा था जिस वक्त अर्जुन की हत्या हुई थी। उससे पहले से मैं फॉलो कर रहा था। शालिनी गेरा इस मामले को लड़ रही थी, जी। और शालिनी गेरा ने ही उसकी जमानत करवाई थी। वो नाबालिग था, उसको पकड़ लिया गया। और ये भी पता चला कि अर्जुन नाम का कोई दूसरा व्यक्ति है जिसको पुलिस खोज रही है, हम्म। नक्सली किसी मामले में। और उसने इस नाबालिग बच्चे को अर्जुन के नाम की साम्यता के कारण पकड़ लिया। और ऐसा अक्सर होता है कि इनाम और प्रमोशन के लालच में निर्दोष लोगों को जेलों में डाला जाता है, तो वही ये मामला था। और उसको लेकर के शालिनी गेरा ने फिर कोर्ट में अप्रोच किया। कोर्ट ने पाया कि ये नाबालिग है, उसको जुवेनाइल सेंटर भेजा गया और वहां से उसको घर भेज दिया गया, उसको छोड़ दिया गया। कोर्ट की जमानत की जरूरत नहीं थी, वो जुवेनाइल था, तो उसको जुवेनाइल सेंटर भेजकर वहां से घर भेज दिया गया था। जब वो घर गया तो फिर पुलिस गई और जा करके उसको गोली से उड़ा दिया। तो उसकी लाश जगदलपुर लाई गई उसके बाद। और मैंने फिर लिखा था कि इस वक्त जगदलपुर के अस्पताल के प्रांगण में, महारानी अस्पताल के प्रांगण में हमारे कानून की लाश पड़ी हुई है, वो एक नाबालिग बच्चे की लाश नहीं है। मैंने उस वक्त बहुत आक्रोश में लिखा भी था। तो वो सारा मामला हम लोग लंबे समय से लड़ रहे थे, उसको फॉलो कर रहे थे। जी। तो वो भी एक मामला है। जी, अब मुझको हिमांशु जी एक चीज बतलाइए कि ये बहुत सारे और भी मामले आपने लिखे हैं, लेकिन हम इनको कुल मिलाकर एक समग्र रूप में देखते हैं कि ये अधिकांश मामले पिछली सरकार के समय है के हैं, जब बीजेपी का रूल था यहाँ पे। रमन हाँ सिंह 15 साल चीफ मिनिस्टर थे। उनके बहुत ही पसंदीदा पुलिस अफसर बस्तर पे राज करते थे, और जी, जिनकी वजह से आपको भी बस्तर छोड़ना पड़ा, जी, और जिनके खिलाफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई जगह की टिप्पणियां हैं। हाँ जी, लेकिन उनको रमन सिंह ने वहां पर बना के रखा। जी, मैंने जी, अपने अखबार के पहले पन्ने पे लिखा था कि ये ईदी अमीन की तरह इनको रमन सिंह वहां बना कर रख रहे हैं। बार बार मैंने लिखा, अपने नाम से लिखा था पहले पन्ने पर, लेकिन जी, उसका कोई असर उन पर हुआ नहीं था। अब जी, 4.5 साल इस सरकार को भी हो रहे हैं, जी, और आज जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, ये 15 साल विपक्ष में रहे, और 5 साल तो वो आखिरी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे, शायद 5 साल। तो जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आप चाहे दूर बैठकर देख रहे हैं बस्तर को, लेकिन बस्तर के लोग आपके संपर्क में हैं। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि पिछली सरकार के जाने, इस सरकार के आने, भाजपा के हटने, कांग्रेस के आने, क्या इससे बस्तर के आदिवासियों के मानवाधिकारों पर कोई बुनियादी फर्क पड़ा है? मैं बस दो मामलों का जिक्र करूंगा, और पता नहीं, क्योंकि वो मामले काफी, मेरी ये टिप्पणी स्ट्रांग होगी, तो वो आप निश्चिंत रहिए, कोई जी, दिक्कत जी, नहीं है। दो मामलों का जिक्र करूंगा। एक मामला है आ, मड़कम मुद्राज नाम के एक एसपीओ का। ये सुकमा जिले का एसपीओ है, और इसका नाम हमारे सिंगारम में 17 लोगों की हत्या में भी है। ये उसको, उस टीम को भी लीड कर रहा था। इसने 17 लोगों की हत्या की, पहले 8 जनवरी 2009 में। उसके बाद 17 अक्टूबर को गोमपाड़ में जाकर के 16 लोगों की हत्या की। और इन ये दोनों मामले कोर्ट में गए, सिंगारम हाई कोर्ट में और गोमपाड़ सुप्रीम कोर्ट में गया।
उसके बाद 2016 में यही मड़कम मुद्राज अपने उसके बाद डीआरजी बन गया। डीआरजी का इसको AK-47 मिल गई और गाड़ी मिल गई, और इनके साथ दूसरे डीआरजी के जवान, उसको लेकर के 2016 में ये फिर गोमपाड़ गया और वहां जाकर के मड़कम हिड़मे नाम की 19 साल की लड़की को घर से खींचा और उसको जंगल में ले जाकर सामूहिक बलात्कार किया और गोली मार दी, नक्सली वर्दी पहना दी। मड़कम हिड़मे की मां लक्ष्मी हाईकोर्ट आई और वहां पुलिस ने कहा कि ये नकली मां है, फर्जी मां है। हाई कोर्ट ने उसकी याचिका भी खारिज कर दी। उसकी याचिका खारिज होते ही मड़कम मुद्राज अपने सिपाहियों को लेकर गोमपाड़ गया और ये लोग गांव के बीच में नंगे हो गए, कपड़े उतार दिए और कहा अब हम गांव की हर महिला से बलात्कार करेंगे। पूरे गांव में भगदड़ मच गई, गांव खाली हो गया। 2 दिन तक ये लोग गांव के लोगों का शराब और जानवर लूट कर बनाकर खाते रहे। उसके बाद वहां पर बराबर में ही नुलका तोंग गांव है, वहां 15 आदिवासी एक घर में छिपे हुए थे। मड़कम मुद्राज और उसके साथियों ने जाके 15 लोगों की हत्या कर दी। और उसी मड़कम मुद्राज को अभी 2 साल पहले मुख्यमंत्री और कवासी लखमा ने मंच पर शाबाशी दी। किस बात जिस की आदमी शाबाशी दी है? की ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहादुर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक एक घटना। दूसरा, अच्छा, मड़कम मुद्राज की पत्नी सिंगारम गांव की सरपंच भी है। वो कभी गांव में नहीं जाती है, वो गांव में रहती नहीं है, वो कभी गांव गई ही नहीं। वो रहती है कोंटा में, थाने के अंदर। और मड़कम मुद्राज उसका पति है। और मड़कम मुद्राज सिंगारम के गांव वालों को बाजार आने पर धमकाता है और कहता है कि मैं ही सरकार हूं, मैं ही सरपंच हूं, मैं ही पुलिस हूं, मैं मारूंगा और मेरा कोर्ट कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सरकार कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पूरा पंचायत का फंड शहर में बैठे बैठे मड़कम मुद्राज, उसकी पत्नी और अधिकारी मिलकर खाते हैं और कोई जांच करने वाला नहीं है। अब कोर्ट सुनता नहीं है, प्रशासन सुनता नहीं है, सरकार सुनती नहीं है, सरकार शाबाशी देती है, कोर्ट याचिका खारिज कर देता है। ये एक मामला है। दूसरा मामला आपको मालूम है, लेधा वाले मामले में किस तरीके से मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कल्लूरी के खिलाफ और लेधा का मजिस्ट्रेट के सामने दिया हुआ बयान हाँ, एक मीडिया के मिनट, सामने। एक मिनट हिमांशु जी, इसको थोड़ा सा आपको साफ करना पड़ेगा। किस मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, किस दौर में की थी? क्योंकि मुख्यमंत्री पुलिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, इस लाइन से थोड़ी गलतफहमी हो रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप ठीक है, थोड़ा ठीक पीरियड, कौन मुख्यमंत्री था, कौन, है। किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, थोड़ा जी साफ जी कीजिए उसको। जी जी। आपको याद होगा, हमारे वर्तमान छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, जब ये विपक्ष में थे, विधायक थे, तब इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें जो आईपीएस ऑफिसर कल्लूरी हैं उनके बारे में एक खुलासा किया था और उन्होंने बताया था कि जब कल्लूरी सरगुजा के एसपी थे तो वहां लेधा नाम की एक आदिवासी महिला के साथ थाने में बलात्कार किया गया था, लगातार महीने भर तक सामूहिक बलात्कार किया था। और लेधा ने अपना ये बयान मजिस्ट्रेट के सामने दिया था और उसमें कल्लूरी का नाम लिया था कि कल्लूरी ने भी मेरे साथ बलात्कार किया था। मजिस्ट्रेट के सामने दिए हुए बयान की कॉपी आज भी हमारे पास मौजूद है, मीडिया के पास मौजूद है। और ये बयान की कॉपी वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष में रहते हुए मीडिया को दी थी और ये कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो कल्लूरी को हम लोग सजा दिलवाएंगे। लेकिन जब वर्तमान मुख्यमंत्री अ, मुख्यमंत्री बन गए तो उसके बाद उन्होंने कल्लूरी को बाकायदा प्रमोशन दिया, उनको एंटी करप्शन ब्यूरो का चीफ बनाया। उसके बाद अभी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने हुए हैं और शायद वो अगले डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी बन जाएंगे। तो ये हमें दिखाता है कि किस तरीके से विपक्ष में रहते हुए हम दूसरी बातें करते हैं, हम बहुत मानवाधिकारों की दुहाई देते हैं, लेकिन जब हम सत्ता में आ जाते हैं तो हम सिस्टम के साथ समझौता कर लेते हैं
और फिर आदिवासियों के या आम जनता के जो मानवाधिकार और मुद्दे हैं, वो किस तरीके से लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। यार जब आप विपक्ष में थे तो उस वक्त तो आप हमारी बात कर रहे थे, अब आप सत्ता में आ गए हैं तो अब आप फिर से शोषक और अत्याचारी लोगों का साथ देने लगे। और हमेशा जनता इस तरीके से अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। ये खाली कांग्रेस का सवाल नहीं है, भाजपा की भी हमें बहुत सारे उदाहरण मालूम है कि जब वो विपक्ष में रहते हैं तो जनता के साथ आकर आंदोलनों में खड़े हो जाते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो फिर वो शोषक लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। यानी विपक्ष में रहते हमदर्द रहते हैं और सत्ता में आते हैं तो दर्द हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है, और हमेशा जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। ये बतलाइए मुझको आप, ये जितनी बड़ी संख्या में आप पिटीशन खारिज होना बतला रहे हैं, मैं तो छत्तीसगढ़ में बैठा हूँ, लेकिन मुझको इतनी जानकारियां नहीं थी कि ऐसी थोक में पिटीशन खारिज हुई हैं। आपके कहने के बाद मैं अब मालूम करता हूँ इसको। हाँ जी। अगर ऐसा हुआ है, अगर इतनी सारी पिटीशन खारिज हो गई हैं आदिवासियों की बस्तर की, हाँ तो जी। उनको कैसे लोकतंत्र, कैसे इंसाफ और कैसी न्यायपालिका पर भरोसा होगा? और जो आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री और बस्तर के स्थानीय मंत्री कवासी लखमा ये अगर मंच के ऊपर ऐसे व्यक्ति को शाबाशी दे रहे हैं जिसके बारे में आपका कहना है कि उसने बलात्कार, हत्या, सभी चीजों में वो शामिल था, उसके शामिल होने की जानकारी कहीं कागजात पर भी आई थी किसी जांच हमारी रिपोर्ट? पेटिशंस में उसका नाम है। अच्छा। हमारी पेटिशंस में नाम है। हाँ। और उससे पहले भी इस तरह के लोगों को अ, बचाया जाता रहा है, वो भी मामले हैं, उसका मैं कभी फिर जिक्र करूंगा। लेकिन ऐसे बलात्कारियों को बचाने का तो लंबा इतिहास है, पुलिस द्वारा, कोर्ट द्वारा और सरकार द्वारा। ऐसा। तो हिमांशु जी ये बतलाइए मुझको कि ना सरकार इनके साथ है आदिवासियों के, न जैसा कि अभी दिख रहा है आपके कहे हुए के मुताबिक कि न अदालत इनके साथ है, मीडिया के बहुत बड़े हिस्से का बहुत वास्ता नहीं रहता, केवल मौतों के आंकड़े या रेप दर्ज हो जाए कोई तो एक आध दिन न्यूज बनती है, धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है मीडिया की दिलचस्पी भी। पार्लियामेंट और संसद में कोई सार्थक बहस मुझको, विधानसभा में, संसद में कोई सार्थक बहस मुझको दिखती नहीं है, बहुत लंबी। तो क्या लगता है आपको कि बस्तर के आदिवासी इस लोकतंत्र पे भरोसा क्यों करें? कोई आपको वजह ऐसी दिखती है कि वो भरोसा करें लोकतंत्र पर? बिल्कुल, ये जो अभी जिस तरीके से न्यायालय ने ये रवैया अपनाया है, न्याय की मांग को ठुकरा दिया है, उसके बहुत लंबे रिपरकशंस होंगे, बहुत लंबे परिणाम आएंगे। पहली बात तो ये कि हम जैसे लोग जो आदिवासियों को के अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं, वो बहुत निराश होंगे, और सैद्धांतिक तौर पर हम लोग गलत साबित हो जाएंगे। हमसे तो नक्सलियों की लंबी बहस रही है। नक्सली हमेशा ये कहते रहे कि ये व्यवस्था लोगों को न्याय दे ही नहीं सकती, यही नहीं। लोगों को बंदूक के बल पर इस व्यवस्था को गिराना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा, न्याय व्यवस्था लाएंगे तब उसमें लोगों को न्याय मिलेगा, और ये व्यवस्था आपको न्याय दे ही नहीं सकती। लेकिन हम लोग हमेशा नक्सलियों से लड़ते रहे, और हम कहते रहे कि नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्याय मिल सकता है, और हमको न्याय के लिए संघर्ष करना है, और लोकतांत्रिक और संवैधानिक रास्ते से ही न्याय करना है। अब नक्सली हमारी मजाक उड़ाएंगे। वो जी। कहेंगे कि आपने आपने कर लिया, आपको मिल गया न्याय, लोगों को न्याय दिलवा दिया आपने। हम्म। तो हमें तो यही लग रहा है कि अब हम जनता को क्या मुंह दिखाएंगे, हाँ। उन महिलाओं को, या मैं सिंगारम जाऊंगा तो उन लोगों को, या गोमपाड़ के लोगों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कि हमने 14-14 साल लड़ाई लड़ी और उसके बाद हम लोग मुंह की खाई हमने, हमको कोई न्याय नहीं मिला। तो अब एक तो एक एक बात ये सैद्धांतिक तौर पर बतलाइए कि आप जनता को क्या मुंह दिखाएंगे और जनता किसका मुंह देखे, किसके मुंह की तरफ देखे? ये दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि जनता के पास हमने क्या रास्ता छोड़ा है। अब जनता कहाँ जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी इन दिनों वहां पर जबरदस्ती जनता की पट्टे वाली जमीनों पर, आदिवासियों की पट्टे वाली जमीनों पर सड़कें बना दी जा रही हैं, पुलिस कैंप स्थापित कर दिए जा रहे हैं, जेसीबी लगा करके हजारों पेड़ रातों रात काट डाले जा रहे हैं। और लोग जब एप्लीकेशन देते हैं, देखिए,
SC ST की जमीन पर कब्जा, पट्टे वाली जमीन पर कब्जा करना एट्रोसिटीज के अंतर्गत आता है, और SC ST को एट्रोसिटीज से बचाने की जिम्मेदारी राज्य की है। लेकिन राज्य ही जब एट्रोसिटी कर रहा है और ये लोग कलेक्टर को, तहसीलदार को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, राहुल गांधी को चिट्ठियां भेज रहे हैं, मैंने खुद भिजवाई हैं लोगों से कि भेजो इनको, कहीं से तो जवाब आएगा, तो कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो लोगों के बुनियादी कानूनों का हनन हो रहा है, पेशा कानून का हनन हो रहा है, उनके रेवेन्यू लॉस को तोड़ कुचला जा रहा है, और कोई जवाब नहीं दे रहा है उनको। तो प्रशासन जवाब नहीं देगा, शासन जवाब नहीं देगा, कोर्ट न्याय नहीं देगा, तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी निराशा की हालत में फिर नक्सलियों को क्या करने का, मेहनत करने की क्या जरूरत है? फिर तो लोग खुद ही कहेंगे कि भाई इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो न्याय मिल ही नहीं सकता हमको। मैं एक चीज देख रहा हूँ हिमांशु जी, एक अमेरिकन फिल्म आई थी अवतार, जी जिसमें जी। दूसरे ग्रह पर जाकर हाँ वहाँ जी। के जो मूल निवासी, जो आदिवासी थे वहाँ के, उनको मार कर वहाँ के मिनरल्स पे कब्जा वगैरह करने की कोई कहानी थी हॉलीवुड की। हाँ जी। हाँ जी। मुझको लग रहा है क्या कुछ उसी तरह की नौबत हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेशों में नहीं आ रही है कि जहाँ खनिज के ऊपर और पेड़ों के नीचे बसे हुए आदिवासी किसी को नहीं चाहिए, किसी को जरूरत नहीं है उन आदिवासियों की। ऊपर की लकड़ी की जरूरत है, नीचे के मिनरल की जरूरत है। बीच का आदिवासी अवांछित हो गया है। बिल्कुल। और ये मैंने ये भी सुना था कि वो जो अवतार फिल्म बनी थी वो भारत की आदिवासी इलाके में दौरा करने के बाद यहीं से उन्होंने प्लॉट लिया था और उस पर फिल्म बनाई थी, तो वो वेरी मच भारत के ही परिप्रेक्ष्य में बनाई गई थी। इसके अलावा हमें याद रखना चाहिए भगत सिंह का नारा जो उन्होंने दिया था, वो हम लोग आधा नारा बोलते हैं, पूरा नारा था इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। हम्म। तो ये जो साम्राज्यवाद है, एक शब्द उन्होंने कहा था, वॉइस राय को जो लेटर लिखा था, उन्होंने कहा था कि अंग्रेज भले ही चले जाएं, ये युद्ध जारी रहेगा, हम्म। भले ही काले सत्ता पर बैठ जाए। और ये जो साम्राज्यवाद है, जिसको इंटरनल कोलोनाइजेशन कहते हैं, हम्म। जैसे अंग्रेज लंदन में बैठ करके सारी दुनिया को अपना उपनिवेश बना करके लूट करते थे, आज आंतरिक उपनिवेशवाद चल रहा है। भारत के जो महानगर हैं वहां बैठे हुए पूंजीपति, उन्होंने भारत के गांवों को, भारत के आदिवासी इलाकों को, भारत के खेतों को अपना उपनिवेश बनाया हुआ है। वो वहां से संसाधनों की लूट कर रहे हैं, वो श्रम की लूट कर रहे हैं, और वहां पर रहने वाले लोग जब इसका विरोध करते हैं तो उनके मानवाधिकारों को कुचल रहे हैं। सत्ता उनकी मुट्ठी में है, पुलिस उनकी मुट्ठी में है, ब्यूरोक्रेसी उनकी मुट्ठी में है, न्यायालय उनकी मुट्ठी में है, और ये एक भयानक साम्राज्यवाद, आंतरिक साम्राज्यवाद इस समय देश में चल रहा है। जनता बेबस महसूस कर रही है, उसके पास मुक्ति का कोई रास्ता उसको दिखाई नहीं दे रहा है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ हिमांशु जी आपसे। आप लंबे समय से हिंदुस्तानी लोकतंत्र को देख रहे हैं, उसको रास्ता दिखाई दे नहीं रहा है जनता को, या रास्ता है ही नहीं? नहीं, रास्ता तो है। ऐसा तो नहीं है कि रास्ता नहीं है। और जनता ही ढूंढेगी। हाँ, ये जरूर है कि हम जो शहर में रहने वाले लोग हैं, हम जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके पास लड़ने का कोई कारण नहीं है। हम लोग तो ठीक ठाक हैं, दोनों टाइम खाना खाते हैं, लेकिन जिस आदिवासी के जीवन पर ही बनाई है, जिसके अस्तित्व पर ही बनाया है, वो तो लड़ेगा। उसके तो हमने सिर पर लड़ाई थोप दी है। वो नहीं लड़ेगा तो मर जाएगा। इसलिए आदिवासी लड़ेगा, दलित लड़ेगा, मजदूर लड़ेगा, किसान लड़ेगा, और ये लोग लड़ भी रहे हैं। अब सवाल यह है कि इनकी लड़ाइयां कब इकट्ठी होती हैं और कब ये ऐसा क्रिटिकल मास में कन्वर्ट हो जाता है कि शोषण करने वाली शक्तियां कमजोर हो जाएं, अल्पसंख्यक हो जाएं, और ये जो पीड़ित जनता है ये बहुसंख्यक हो जाए और इस देश के पूरे निजाम को बदल दे। आप जो कह रहे हैं हिमांशु जी, एक बहुत ही सुनहरी तस्वीर है और एक बहुत ही सुनहरी कल्पना है, रंग बिरंगी, जैसे किसी ने कूंची और रंग लेके इसमें रंग भरे हों। मैं एक दूसरी चीज देख रहा हूँ। हम बस्तर के आदिवासियों की बात कर रहे हैं, या हसदेव छत्तीसगढ़ के ही हसदेव के जंगलों के आदिवासियों की बात करें,
मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार मणिपुर के लोगों से बातें कर रहा हूँ। मणिपुर में जो चल रहा है कुकी आदिवासियों के साथ में, नगा आदिवासियों के साथ में, उन लोगों से बहुत सारी बातें कर रहा हूँ कि किस तरह से उनका आरक्षण का दर्जा भी डाइल्यूट किया जा रहा है, उसमें मैतेई लोगों को जोड़कर, जो कि अभी तक आरक्षण में शामिल नहीं थे। ये मामला सुनने में बिल्कुल अलग लगेगा मणिपुर का, क्योंकि हिंदुस्तान के बाकी हिस्से के लोग मणिपुर को हिंदुस्तान भी नहीं मानते हैं शायद। लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूं कि जो मैतेई आदिवासी नहीं है उनको आदिवासी में शामिल किया जाए तो नतीजा तो यही है कि वो आदिवासी की जमीन खरीद सकें, आदिवासी दर्जा पाकर वो आरक्षण पर हावी हो सकें, चूंकि ये इनके बच्चे ज्यादा काबिल हैं, मैतेई समुदाय के ज्यादा पैसा है इनके पास, ये मुकाबला करेंगे और सारी आरक्षित सीटों पे कब्जा कर लेंगे, चाहे नौकरी रहे चाहे पढ़ाई रहे। दलितों की आप बात कर रहे हैं तो दलितों को मैं देख रहा हूँ चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान में, कांग्रेस के राज में, दूसरी पार्टी के राज में, खासकर भाजपा के राज में तो बहुत ज्यादा मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है। इसी तरीके से अल्पसंख्यकों के साथ मुझको दिखाई पड़ता है, चारों तरफ खराब हालत है। लेकिन कोई भी तो एक होते दिखते नहीं है मुझको। आप जो कह रहे हैं कि जिस दिन ये एक बड़ा मास बन जाएगा, बड़ा समूह बन जाएगा, तो मुझको तो वो जन चेतना कहीं दिखती नहीं है। कोई सामूहिक जन चेतना शब्द मुझको हिंदुस्तानी संदर्भ में कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता है। ठीक वैसे ही जैसे बादलों की ओट में आपके पीछे का हिमालय मुझको नहीं दिख रहा है। तो क्या लगता है आपको, ये जन चेतना क्या कभी आ भी सकती है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये रूपक भी आपने बिल्कुल समुचित दिया कि जैसे बादलों की ओट में हिमालय नहीं दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि हिमालय मौजूद नहीं है। हिमालय है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बीच में बादल आ गए हैं। इसी तरीके से कोई भी राष्ट्र निर्मित होने में एक समय लेता है, और चाहे वो दुनिया की कोई सी भी क्रांति रही हो, उसका एक प्रोसेस रहा है, थोड़ा लंबा समय रहा है। चाहे वो रूस की क्रांति हो, चाइनीज रिवोल्यूशन हो, या दुनिया के दूसरे देशों में जहां परिवर्तन आए हैं, उसने समय लिया है। तो भारत एक नया देश है, और भारत में उस तरह का रेनेसां नहीं हुआ था, लेकिन वो अब जगह ले रहा है। नौजवान अब ज्यादा चेतना संपन्न हो रहे हैं। जो वंचित समुदाय हैं उनमें चेतना आ रही है। उसमें इंटरनेट का भी योगदान है। वो अपना इतिहास लिख रहे हैं, अपना इतिहास पढ़ रहे हैं। और एक नए तरीके का मैं चर्निंग देख रहा हूं भारतीय समाज में। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके और मेरे जीवन काल में वो क्रांति हो जाए। हो सकता है 10-20 साल, 30 साल, 50 साल बाद हो, लेकिन भारत बदलेगा जरूर। भारत इस तरीके से अंधविश्वास, जातिवाद, पितृसत्ता और पूंजीवाद के इस दलदल में हमेशा लिथड़ता नहीं रहेगा। ये इसमें से निकल करके जरूर आएगा। ये हिमांशु जी आपने जो बात कही है बड़ी उम्मीद जगाती है लोगों में, और मैं चाहता हूं कि लोग इस उम्मीद उम्मीद पे भरोसा कर सकें, इस उम्मीद की मदद ले सकें। मुझको पता नहीं क्यों मैं मुझको इतनी उम्मीद जो है 17 रुपए के नोट की तरह लगती है। मैं उसको मंजूर करूं ना करूं सोचते रहता हूं, दुविधा में रहता हूं। खैर, मेरी बात अलग है। मैं अखबार के संपादकीय कॉलम में बहुत जगह पा लेता हूं लिखने के लिए। आज मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं। मुझको ये बतलाइए, आप बस्तर के आदिवासियों के एक मामले को लेके सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। जी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें आपके खिलाफ एक मोटा जुर्माना सुना दिया था। जी जी। मेरे ख्याल से जुर्माने की उस रकम को पूरा करने के लिए करीब 500 या 5,000 या 50,000 विजय माल्या जैसे लोग लगेंगे। तो 25। तो क्या 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 स्थिति है हिमांशु जी उस मामले की? आपके ऊपर शायद 5 लाख का जुर्माना हाँ हाँ। जनहित याचिका पे सुनाया गया था। हाँ जी, तो माल्या पर 2,000 का जुर्माना लगाया गया था और मेरे ऊपर 5 लाख का। यानी मेरी कीमत 250 माल्या के बराबर है। तो मैं हिमांशु जी ये समझना चाह रहा था कि हिंदुस्तानी जुडिशरी की ये कौन सी सोच है कि जो जनहित याचिका लेकर जाए उसके ऊपर इतना जुर्माना लगाओ कि बाकी कोई जनहित याचिका लेकर आने की सोचे ही नहीं। क्या ये सोच है?
इस समय देखिए हमारी जो जुडिशरी है वो पूरी तरीके से पूंजीपतियों को की रक्षा का काम कर रही है। पूंजीपतियों की जो लूट है और उस लूट के कारण जो मानवाधिकारों का हनन है, और उस हनन के विरुद्ध जब लोग न्याय मांगने जाते हैं तो पूरी न्यायपालिका लोगों की याचिकाओं को उठाकर फेंक देती है, उनकी न्याय की मांग को उठाकर फेंक देती है और पूंजीपतियों को खुली छूट देती है कि वो इसी तरीके से अपनी लूट को बरकरार रखें और लोगों के अधिकारों को इसी तरीके से कुचल सकते हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें हमारे मानवाधिकार के जो वकील हैं, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, शांति भूषण हो, उन लोगों ने भी खुलेआम देश के सामने रखा कि ये जज भ्रष्ट हैं, इतने जज भ्रष्ट हैं, और उनको लेकर के उन्होंने जुर्माना भी चुकाया, उसका उसकी कीमत भी चुकाई है। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि किस तरीके से जुडिशरी न सिर्फ भ्रष्ट है, बल्कि वो पूंजीवाद, पितृसत्ता, सांप्रदायिकता की समर्थक भी है। और हम लगातार देख रहे हैं महिलाओं के खिलाफ फैसले आ रहे हैं, आदिवासियों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ। आज गरीब आदमी कोर्ट जाने में उसको बिल्कुल विश्वास नहीं है कि कोर्ट मुझे न्याय दे देगा। उसको पता है कि यहाँ सांप्रदायिक लोग जीतेंगे, यहाँ पर महिलाओं को पता है कि पितृसत्ता की जीत होगी, दलितों को पता है कि इसमें बड़े सवर्ण लोगों की जीत होगी। तो कोर्ट इस समय बहुत ही बुरी शेप में है, बहुत निराशाजनक हालत में है। और उसको हमें जो पूरी की पूरी मैं कह रहा हूँ बदलाव आएगा, उसमें कोर्ट का बदलाव भी बहुत जरूरी है। आप जो कह रहे हैं मुझसे एक बात मुझको याद आ रही है हिमांशु जी। 2010-11 में हम लोग फिलिस्तीन गए। हाँ जी। आपने अजीत का नाम लिया शुरू में, अजीत शाही का। अजीत हाँ जी। शाही भी हम लोगों के ही उस कारवां में साथ में थे। हाँ जी। तो हम एशिया टू गाजा फिलिस्तीन के लिए कारवां में गए, उसमें अजीत भी थे, हाँ जेएनयू जी। के कई स्टूडेंट्स थे, जामिया के स्टूडेंट्स थे, कुछ जी। पत्रकार थे, लेफ्ट के कुछ लोग थे, ट्रेड यूनियन के मुझे कुछ याद है। कुछ उसमें जी। एकदम ही मुस्लिम दकियानूसी लोग भी थे, परंपरागत कट्टर हाँ दकियानूसी जी। लोग भी थे, सभी तरह के लोग थे। हाँ जी। मुझको उसमें याद है एक बात कि दिल्ली के कई पत्रकार, जेएनयू के स्टूडेंट्स को तो समझ सकते हैं हम, लेकिन दिल्ली के कई पत्रकार कुछ ऐसे थे जो कि बहुत बड़े पूंजीवादी घराने में एक बड़े ओहदे में थे। हाँ जी। उन्होंने मुझसे उस समय कहा था कि हिंदुस्तान में सबसे वंचित तबका जो है उसके साथ इंसाफ बिना बंदूक के कभी नहीं पाया जा सकता। तो मुझको हैरानी भी हुई थी कि दिल्ली में बसे हैं, बड़ी तनख्वाह पे काम करते हैं, बड़े पब्लिकेशन में हैं, लेकिन उनका ये मानना था कि हिंदुस्तानी न्याय व्यवस्था में सबसे वंचित के साथ कोई इंसाफ, किसी तरह का इंसाफ बिना बंदूक के नहीं हो सकता। मुझको थोड़ा अच्छा भी नहीं लगा था कि इतनी निराशा लोकतंत्र को लेकर है, लेकिन मैं आपको बतलाता हूँ, इन पिछले 10 वर्षों में मैंने जो देखा, हिंदुस्तानी जुडिशरी को भी देखा। कुछ एक फैसले उनके छोड़ दूं मैं अगर जो मुझको ठीक लगे हों, तो अधिकतर मुझको भी निराशा हुई है। और मैं जो हाल देखता हूं, ये आपने गिनाया है, ये सामने मेरे पास दूसरी स्क्रीन में है, कि ये 14 साल बाद जाके किसी का मुकदमा खारिज हो रहा है, 17 मौतों का। 17 आदिवासी लोगों को कोल्ड ब्लडेड मर्डर उनका लाइन में खड़ा करके 14 साल बाद हाईकोर्ट से खारिज हो रहा है। तो क्या उन लोगों ने सरकारी बोर की बंदूकों से खुद को गोली मार ली थी कतार में खड़े रह के, कि क्या किया था उन्होंने? और अगर इसके बाद बस्तर के इलाके में या बस्तर जैसे दूसरे इलाके में नक्सलियों को अगर जमीन मिलेगी, जन समर्थन मिलेगा, तो वो जन समर्थन शायद आदिवासी एक इंसाफ की उम्मीद में उनको देगा। मुझको नहीं लगता कि वो उसके साथ हथियार उठा के चलना चाहता है, लेकिन मुझको ये भी नहीं लगता कि रमन सिंह की पुलिस, भूपेश बघेल की पुलिस, कल्लूरी जैसे पुलिस वाले ये कोई विकल्प छोड़ रहे हैं आदिवासियों के सामने, या अदालतें हमारी उनके सामने विकल्प छोड़ रही हैं कि तुम हमारे ऊपर भरोसा रखो, तुमको इंसाफ मिलेगा। मुझको लगता है
अब इंसाफ नाम का ये ढकोसला भी खत्म हो गया है। अब इस दिखावे का सिलसिला भी खत्म हो गया है। हाँ, हम इस हालत को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और इस हालत से को हम रहने भी नहीं देंगे, और जनता भी नहीं रहने देगी। देखिए, जहां पर न्याय नहीं है वहां शांति नहीं हो सकती। और अगर अन्याय के रहते हुए शांति रहती है तो हम उसे शमशान और कब्रिस्तान की शांति मानते हैं। इसलिए हम ये मानते हैं, और गांधी भी मानते थे, कि अगर गरीब शांत हो जाएगा, अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा, हम गरीब को भड़काएंगे। विनोबा भावे भी कहते थे, हम गरीब को भड़काएंगे। हम कहेंगे कि तुम अन्याय को सहन मत करो, इसको बदलो, बदलाव के लिए खड़े हो। अब जनता उस वक्त क्या रास्ता अपनाएगी, क्या तरीका अपनाएगी? हम तो कहेंगे कि अहिंसक तरीके से हमको समाज को बदलना है, क्योंकि राज्य के पास ज्यादा हथियार हैं। इसलिए ये हथियार जनता का रास्ता नहीं हो सकता। और जनता अगर इकट्ठा है तो फिर उसको हथियार की जरूरत भी नहीं है। फिर तो वो व्यवस्था उसी की है, वो जब चाहे बदल ले। लेकिन इस प्रक्रिया में क्या होगा, कैसे होगा, वो फैसला जनता करेगी। हम उसको कोई सरमन नहीं दे सकते, हम उसको कोई फॉर्मूला नहीं दे सकते, हम कोई उपदेश नहीं दे सकते कि आप ऐसा करो, ऐसा मत करो। हम जनता के मार्गदर्शक भी नहीं है, हम तो जनता के साथी हैं। और ये जरूर कहेंगे हम जनता से कि अन्याय मत सहन करो, अन्याय के विरुद्ध जरूर कोशिश करो, और इसको इस अन्याय को मिटाने के लिए काम करो। देखिए कैसा गजब का संयोग है, आपने बातचीत की शुरुआत अजीत शाही जी से की। जी और अजीत शाही और मैं 1 महीने से ज्यादा लंबे एक पीस कारवां में साथ में थे। और बाद में आपने प्रशांत भूषण का नाम कहा। मैं आज शाम 5 बजे प्रशांत जी को इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। कई वाह। दिनों से उनसे बात हो रही थी, वो शायद विदेश वगैरह में थे। वो जी। 1-2 दिन पहले ही लौटे हैं, तो आज शाम 5 बजे की बात हुई है। हाँ तो जी। हो सकता है कि जब तक आपका ये इंटरव्यू हम पोस्ट करें, तब तक जी। प्रशांत जी का इंटरव्यू मैं रिकॉर्ड कर चुका रहूं। जी। जी। तो ये संयोग जुट रहा है। मैं बहुत बढ़िया। मैं जितनी आशावादिता आप में है, और जिस तरह से आपके जिंदगी भर के काम को नकार कर आपको पुलिस ने जिस तरह से निकाल कर राज्य के बाहर फेंक दिया, राज्य और अदालत ने जिस तरह, देश की सबसे बड़ी अदालत ने जिस तरह से आपके ऊपर एक ऐसा जुर्माना लगाया जिसको देश का कोई भी ईमानदार सामाजिक कार्यकर्ता शायद ही दे सके। सुनील जी, खाली खाली मुझ पर जुर्माना नहीं लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मैं मेरे और मेरे जैसे दूसरे लोगों के विरुद्ध एफआईआर लिखी जाए, और ये जांच की जाए कि हम लोग सुरक्षा बलों की कार्रवाइयां रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही भयानक आरोप है हमारे ऊपर। हम लोग और नक्सलियों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भयानक आरोप है। हम लोग न्याय स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, हम जन आक्रोश को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी पूरे के पूरे मानवाधिकार आंदोलन पर एक भयानक आघात है, कि अगर लोग फर्जी एनकाउंटर्स के मामले ले जाते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट कहे कि ये सारे के सारे षड्यंत्रकारी हैं, इन सब के खिलाफ एफआईआर लिखो। मतलब अब इस देश में आप फर्जी मुकदमे, फर्जी एनकाउंटर के खिलाफ अगर कोर्ट में केस ले जाएंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश करी थी मेरे वाले मामले में। ये आपको लगता है कि भगत सिंह आज अगर होते तो एक हैंड ग्रेनेड जो है पार्लियामेंट के अलावा कुछ और जगहों पे भी एक एक फेंकते? हाँ, बहरे कानों को सुनाने के लिए वो जरूर ऐसा करते। अलबत्ता ये जरूर हुआ कि मेरे खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, उसके बाद आदिवासी दिल्ली आए, और वो बच्चा जिसका हाथ काट दिया था पुलिस ने, वो भी दिल्ली आया। और उन आदिवासियों ने जब आवाज उठाई जोरदार दिल्ली में, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें रिटायर्ड जजेस आए, जस्टिस एपी शाह आए, दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस, जस्टिस अंजना प्रसाद आई, पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस, कपिल सिब्बल आए, प्रशांत भूषण आए, मिहिर देसाई आए, और अरुंधति रॉय, नंदिनी सुंदर, सब लोग थे इकट्ठा। और 200 से ज्यादा सिविल सोसाइटी के लोग थे। और उसके बाद फिर ये इतनी जोरदार आवाज उठी कि
कोर्ट को भी समझ में आया कि ये उससे गलती हुई है। उसके बाद एक अगले मुकदमे में जब एडवोकेट जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एड्स मेटा कांड में, जिसमें डिगरी प्रसाद चौहान पीयूसीएल छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष पेटिशनर हैं, उनके ऊपर जुर्माना लगाने की मांग की तुषार मेहता ने, और कहा कि इनके ऊपर भी हिमांशु कुमार की तरह जुर्माना लगाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा पिटीशन खारिज कर सकते हैं, लेकिन आवेदक को दंड देने से गलत संदेश जाएगा। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि हिमांशु कुमार के मामले में गलत संदेश गया है। तो ये हृदय परिवर्तन हुआ है सुप्रीम कोर्ट नहीं, के। हृदय परिवर्तन नहीं, ये तो बेसिक लॉ है ना। आप यू कैनॉट पनिश द पेटिशनर, यू कैनॉट पनिश द विसिल ब्लोअर, कि कोई व्यक्ति ह्यूमन राइट का मामला उठा रहा है और आप उसको उठा के जेल में डाल दें। तो ये तो न्याय की हत्या हो गई। या तो फिर आप अदालत को ताला मार दीजिए कि कोई नहीं आएगा आपसे न्याय मांगने, लेकिन आप न्याय मांगने वाले को सजा देने लगेंगे तो ये तो न्याय के बुनियादी सिद्धांत पर ही कुठाराघात हो गया। मैं हिमांशु जी एक चीज और समझना चाहता हूं आपसे। आपने भगत सिंह के एक नारे का जिक्र किया और कहा कि लोग आधा नारा इंकलाब जिंदाबाद इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद साम्राज्यवाद के खिलाफ जो कहा था भगत सिंह ने, नारे के उस हिस्से का इस्तेमाल नहीं करते। हाँ जी। आपको क्या लगता है कि आज भगत सिंह अगर होते तो वो भाजपा के साम्राज्यवाद और कांग्रेस के साम्राज्यवाद, इसके बीच में कोई फर्क देखते क्या? वो साम्राज्यवाद के मामले में कह रहा हूं मैं। नहीं, भगत सिंह होते या गांधी भी होते हम्म, या अम्बेडकर साहब होते, हम्म, तो कोई भी किसी भी राजनीतिक पार्टी के इन जो वर्तमान क्रियाकलाप हैं, हम्म, उनका तो किसी भी तरीके से एंडोर्स नहीं कर सकते थे, समर्थन नहीं कर सकते थे, साथ नहीं जा सकते थे। पूंजीवाद के मामले में तो लगभग भारत की सभी पार्टियों का एक जैसा व्यवहार है। और क्योंकि पूंजीवाद किसी भी पॉलिसी का बेस है, आपकी आर्थिक व्यवस्था में से ही आपकी गवर्नेंस निकलेगी, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स ह्यूमन राइट्स निकलेगा, आपकी एजुकेशन पॉलिसी निकलेगी, आपकी एग्रीकल्चर पॉलिसी निकलेगी। तो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी इज द बेसिस ऑफ योर होल गवर्नमेंट। आपने तो वो तो, जी, आपने एक जो तो स्वीपिंग स्वीपिंग कमेंट किया है सभी पार्टियों को लेकर, सभी, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप लेफ्ट को भी इसमें शामिल देखते हैं? साम्राज्यवाद के साथ हैं ये? बहुत सारे उनके जो अभी तक के अनुभव आए हैं, चाहे वो बंगाल का मामला हो, आप देखते हैं नंदीग्राम और सिंगूर में जो सीपीएम के समय में हुआ, वो करीब करीब वैसा ही था जैसे बीजेपी के समय में छत्तीसगढ़ में हुआ। वहां भी लोगों के घर जलाए गए, लोगों को की हत्या हुई, बलात्कार भी हुआ, जिंदा भी जलाया गया तापसी मलिक नाम की लड़की को, और मानवाधिकारों के हनन हुए, पुलिस कस्टडी में कस्टोडियल टॉर्चर्स भी हुए। वो सारे डॉक्यूमेंटेड भी हैं और लोगों ने उस पर काम भी किया है, हमारे दोस्त लोग हैं वो सारे लोग। और उसका 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 परिणाम यह है कि आज बंगाल में एक भी लेफ्ट पार्टी इसका एमएलए नहीं है। ये वाम मुक्त विधानसभा हो गई है उस राज्य की जहां 30 साल तक वाम पार्टी की सरकार रही हो। जी, तो लेकिन उसके बावजूद हमारे जो कॉमरेड साथी हैं वो अपनी गलती पर पुनर्विचार करने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है, बातचीत करने को तैयार नहीं है। आ, हो सकता है थोड़े समय के बाद उनको समझ में आए कि उनसे गलती हुई थी। और भारत की जो संसदीय वाम है, उन्होंने तो भारत में पूंजीवाद को स्वीकार ही कर लिया है। अ, और उसका वो खामियाजा भी उठा रहे हैं। आज वो बिल्कुल हाशिए पर हैं। आज फांसीवादी ताकतें पूरी तरीके से सत्ता पर काबिज हैं और हमारे जो वामपंथी दल हैं वो करीब करीब हाशिए पर हैं। एक राज्य में सरकार है बस। हर अच्छी चीज का कोई ना कोई अंत होता है। तो आज हमारी बातचीत को कहीं ना कहीं थमना था। मैं चलते चलते एक सवाल आपसे और करना चाहता हूं। जो आपका सबसे महत्वपूर्ण काम था पिछले बहुत से दशकों का, बस्तर में काम करने का, जिसकी वजह से हमारी आपकी बात मुलाकात भी हुई, और एक किताब के
एक किताब के लिए एक चैप्टर लिखते हुए मैंने आपसे बात भी की थी उस बारे में, वो किताब आने को है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, क्या बस्तर में किसी तरह की शांति मुमकिन है? और मुमकिन अगर है तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? और क्या कांग्रेस और भाजपा की सरकारों में इसमें कोई बुनियादी फर्क आपको दिखता है क्या? ये लास्ट कमेंट मैं चाहता हूं आपका, बस्तर में शांति की संभावना। मुझे शांति से ज्यादा न्याय की चिंता है। इसलिए मैं शांति के लिए प्रयत्न करने की बजाय मैं न्याय के लिए प्रयत्न करूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि वहां न्याय कायम हो। न्याय कायम होगा तो शांति अपने आप आ जाएगी। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मैंने जब बिला भाटिया से बात की और शांति वार्ता के बारे में बात की, पीस प्रोसेस की बात की, पीस एफर्ट्स की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप पीस मेकर्स की बात नहीं कर सकते, आपको आपको न्याय की बात करने वालों को देखना होगा। उन्होंने एग्जैक्ट यही कहा। मैं नहीं जानता आप लोगों ने आपस में इस बारे में कोई बात की है या नहीं की है, लेकिन उन्होंने मुझसे ठीक यही बात कही थी। और इससे मुझको एक नई समझ भी मिली थी उस चैप्टर को लिखते हुए, कि ये न्याय को हम केवल सरकार और नक्सलियों के बीच शांति वार्ता की शक्ल में नहीं देख सकते, इसको हमको आदिवासियों की जिंदगी में इंसाफ के हक के शक्ल में भी देखना होगा। हिमांशु जी, आपसे बात बहुत दिलचस्प हुई। हम कुछ और मुद्दों को लेकर फिर बात करेंगे। आज की इस बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।